लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोट मत करो बेटा, बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल की। ठीक है, अब क्या क्या चीजें ध्यान देने जरा उस पर ध्यान देना। लास्ट चैप्टर में यानी कि लेसन 1 में हम फोर्स पढ़ के आ रहे हैं। फोर्स क्या था हमारा? K Q1 Q2 अपॉन में R²। बस अब उससे वर्क डन क्या बनेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये फोर्स क्या है? K चार्ज 1 का, चार्ज 2 का अपॉन में R² dr। ठीक, तो यहां से वर्क डन क्या बना? इंटीग्रेट बोथ साइड, 1/r² dr के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो वर्क डन बन रहा है वो आ रहा है K Q1 Q2 माइनस 1/r। ठीक, पहले यहां तक देखो, कोई दिक्कत? लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई? माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। पहले इस बात को समझो। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है आप एक चार्ज को R से P पर लेकर आ रहे हो। आप एक चार्ज को R से P पे लेके आ रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन RP होगा। ठीक है, कैसा चार्ज लेके आ रहे हो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और फोर्स जो आप फोर्स जो एक्सटर्नल लग रही है मल्टीप्लाई में dr, R से P। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा? जो होगा RP वो होगा चेंज इन एनर्जी के इक्वल। और वो चेंज इन एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एट पॉइंट R। ये चेंज इन एनर्जी इस वर्क डन के बराबर है। इसके बराबर है इस वर्क डन के। तो आप कहोगे R ये इक्वल है A Q1 Q2 अपॉन में R के। ठीक है, अब इस बात को समझो। पहले पूरा पेज समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमने जो Q1 और Q2 ले रखा है वो एनसीईआरटी Q और कैपिटल Q की फॉर्म में लेती है। कैपिटल Q वो जो अपनी फील्ड बनाए बैठा है। क्या बना के बैठा है? इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें वो चार्ज अंदर आ रहा है। तो यहां पर आप इसको ये लिख सकते हो, एक Q और दूसरा कैपिटल Q। ठीक है, खत्म कहानी। तो यहां से आपके पास क्या क्या चीजें आई? डस्टर का है, देखो। एक, चार्जेस दो तरीके के। पहला चार्ज सोर्स चार्ज, जो अपनी फील्ड बना रहा है। और जिसकी फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा। दूसरा चार्ज कौन सा चार्ज है? वो क्या लिखा है? टेस्ट चार्ज। इसे जनरली क्यू नॉट से भी दिखा देते हैं, यहां क्यू से दिखा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। ठीक है, आर क्या है? आर वो डिस्टेंस है इनके बीच में जो फिक्स डिस्टेंस होगा। अच्छा,
अब यहां से हमने सीखा क्या, वर्क डन माइनस के क्यू क्यू बाय आर या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या टर्म है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, तो उसको 1 कूलम कर दो, इट इज अ वर्क डन। ये क्या है, ये एक वर्क डन है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको 1 कूलम ले रहा हूं, छोटे क्यू को, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी बहुत दूर से यहां तक लाना। ठीक है, तो यहां पर ये वर्क डन आपका बी बन जाएगा। बी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इसको तो यूनिट पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब चार्ज। अब जरा ध्यान दो, तो पोटेंशियल क्या है आपका, पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या यूं कहो वर्क डन की वैल्यू लिखो के क्यू क्यू बाय आर बाय क्यू। ये क्यू से क्यू गया तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, क्या आएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय आर। ये है स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट यहां से मिलेगी मुझे, जूल पर कूलम। ठीक है, एक यूनिट मिली है, बहुत सारी मिलेगी, जैसे जैसे इसके फॉर्मूले आते रहेंगे। जूल पर कूलम, जूल को आप न्यूटन मीटर में भी खोल सकते हो, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, इससे इसकी डायमेंशन निकालने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं जो कूलम है उसकी डायमेंशन क्या है। कूलम को आप लिख सकते हो एम्पेयर सेकंड और न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलत है, बोलो तो क्या बना, केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, और यहां पर एक पावर और है, सेकंड का क्यूब पर एम्पेयर। बना लोगे, m1 l2 t-3 a-1, ये इसकी डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है, पोटेंशियल की। तो ये तो बात हुई आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बारी आती है, अगर ये क्यू चार्ज है, इसकी ये फील्ड है, और ये क्यू टेस्ट चार्ज इसके नजदीक आ रहा है, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जितना नजदीक आता जाएगा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एक बात, दूसरी बात, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाऊं तो इसकी फील्ड बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो दोनों बातें यहां दिखाई दे रही है। एक और चीज बोली मैंने, फील्ड, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इसके बारे में बात अभी हम करेंगे, पहले जो पूरे कोड पे लिखा हुआ है वो सब देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जरा इसको समझना। ये पॉइंट, ये चार्ज, इसकी अपनी फील्ड है, मैं इसके अंदर इस क्यू नॉट चार्ज को लाना चाहता हूं। ठीक है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मैं इसको इस तरफ लेके आना चाहता हूं, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, और ये चलते 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 यहां आया, यहां इसने ए से लेके बी तक एक डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, और यहां से लेके इसके आर पोजीशन तक का डिस्टेंस, क्योंकि आर तक लाना होता है फील्ड तक, उसके बाद तो खुद संभाल लेता है, तक का डिस्टेंस मैं एक्स मान के चलता हूं। दोनों चार्ज है, यहां से वहां तक जा रहा है, फोर्स इधर लग रही है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो एंगल कितना बैठ गया। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का है भाई, के क्यू क्यू नॉट
बाय एक्स स्क्वायर, यहां आर एक्स है हमारा, dx कर दो इंटीग्रेट, लेकिन इस बार हमारे पास लिमिट भी है। इंटीग्रेट बोथ साइड, के बाहर, क्यू बाहर, क्यू नॉट बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के सिर्फ 1/x²। कहां से लेके कहां तक बचा, पहले 1/x² का इंटीग्रेशन देख लो आप, -1/x। लिमिट कहां से लगी, मुझे इंफिनिटी से लेके जाना है दैट पॉइंट तक, उसके रेडियस तक, इसको नाम दो आप, बड़ा आर छोटा आर, उससे परेशान मत होना, ठीक है। अब इस x की जगह पे वैल्यू रखो, वर्क डन क्या है, के क्यू क्यू नॉट -1/r, इंफिनिटी से आर तक, ठीक है ना, -1/∞। अब जरा ध्यान दो, यहां वर्क डन जब हम खोल रहे थे तब एक चीज लिखना भूल गए, क्या, cos थीटा, क्या लिखना भूल गए, और cos 180 कितना होता है, -1, कितना होता है, उस -1 को उठा के लाना, यहां लिखना -1 को, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय x² dx, यहां पर माइनस चलने दो, यहां पर ही माइनस चलने दो, माइनस चलने दो, क्या बना, प्लस के क्यू क्यू नॉट x, सॉरी हाँ आर आ चुका है। वर्क डन क्या होता है, v बाय क्यू नॉट, सॉरी v मल्टीप्लाई में क्यू नॉट। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना, क्या आपके पास आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, समझे, ठीक है। देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या है, पोटेंशियल, कितनी एनर्जी लगेगी किसी सिस्टम को सेटअप करने के लिए, सिस्टम को सेटअप करना है, ये चार्ज इसके बाजू में रखा है, वहां थीटा काम नहीं करेगा, थीटा काम नहीं करेगा, बस रखा हुआ है वो किसी x डिस्टेंस पे, इंफिनिटी पे नहीं रखा, कहां रखा है, किसी x डिस्टेंस पे। अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर cos थीटा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय x² dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा, यहां लिमिट नहीं लगेगी, लगाना भी हो तो r से इंफिनिटी उठा के बाहर फेंकना है, ठीक है। तो क्या, एनर्जी बाय x, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय x, और यही आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो एनर्जी के लिए कोई नई डेरिवेशन तो नहीं की ना हमने, और ये आपकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। याद रखो पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्जेस है और पोटेंशियल में एक चार्ज है। पोटेंशियल किसी एक चीज का है, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम दो चीजों के बीच में है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी डायरेक्शन में काम नहीं करता। सिस्टम ऑफ चार्जेस लेते हैं, फिर बात करते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस, पहले नोट डाल लो, हियर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां कोई बाहर से लगने वाली फील्ड ही नहीं है, यहां कोई बाहर से लगने वाली फील्ड नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, बाहर से लगने वाली फील्ड नहीं है तो क्या करें, हम अंदर देखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला दिखा दिया मैंने आपको, एनर्जी का दिखा दिया। अब मैंने आपसे पूछा है पहला चार्ज आके बैठा है क्यों, इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? कोई नहीं। इस पे वर्क डन क्या लग रहा है? कुछ नहीं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं। अब दूसरा चार्ज आके बैठा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है L। अब इस पे फोर्स लग रही है, मैं बताता हूं इस पे क्या फोर्स लग रही है। इस पे वर्क डन भी लग रहा है, अब ठीक है। इस पे एनर्जी भी लग रही है नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, जल्दी बता। नेगेटिव साइन अब तो नहीं पूछेगा ना, डेरिवेशन में पता चल गया ना कहां से नेगेटिव आया। फिर
अगर मैं आपसे पूछूं U1 के आने से एनर्जी कितनी आई, U2 के आने से एनर्जी कितनी आई, U3 के आने से एनर्जी कितनी आएगी, आने तो दो U3 को, ये लगाएगा उसमें एनर्जी, लेकिन ये क्यों नहीं लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, -K(Q1)(Q2)/L प्लस -K(Q3) और Q2 था, और अब Q1 और Q3 है, √2L। आना बोलो। अब चौथी एनर्जी क्या लगेगी, इस पे सब लगाएंगे, ये भी, ये भी और ये भी। ये आपका एग्जांपल भी एनसीईआरटी का है ना। तो यहां पे लगाएगा पहले Q1 4 पर, फिर Q3 4 पर, फिर Q2 4 पर, सब जोड़ दो, एनर्जी आ जाएगी। बात को समझो, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। अभी मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लगाऊंगा। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। फिर वो आपका Q चार्ज जिसके पास ये आ रहा है टेस्ट चार्ज, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, थीटा 180 है, कोई दिक्कत। अभी बताया था वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू cos 180। फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है, cos 180 -1 होता है, V इंटू डी क्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसको V इंटू डी क्यू ना लेके अपन dV इंटू क्यू नॉट ले लेते हैं। यहां से क्यू नॉट तक कटता दिख रहा है मेरे को, dV बच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, -dV/dr। अब मेरी बात सुनना, किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करो तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, dV/dl माइनस का नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बात पे ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, माइनस का dV/dl इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ रिलेशन बनाऊं तो जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ क्या रिलेशन रखती है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिखाता हूं, KQ/R² और पोटेंशियल KQ/R। अगर यहां पर आप पोटेंशियल को रखोगे भी तो डीएल का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आर आएगा वो यहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि क्या जब डिस्टेंस आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वी बराबर होंगे। एक बात बताओ, आर का स्क्वायर करो, अगर आर की वैल्यू में 1 रख दो, आर की वैल्यू 1 रख दो, तो स्क्वायर करो चाहे वैल्यू रखो, बात एक ही आएगी। आर 1 है तो आर बराबर है आर के स्क्वायर के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर होते हैं। और पोटेंशियल को दिखाऊंगा डॉटेड लाइन से। अब ग्राफ कैसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बनेगा, अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की, तो वो ऐसा बनेगा। 0 से पहले, जब तक ये 1 के बराबर नहीं आया था, 1 से पहले इसका ग्राफ ऐसे था, 1 के बाद के बाद स्क्वायर जो होता है वो बढ़ता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, उसकी वैल्यू भी यहां पर, लेकिन 1 से छोटा हो तो स्क्वायर इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, वो छोटा होता है, उल्टा क्या होता है, छोटा। तो छोटी थी 1 के बाद बड़ी हो गई,
इसका उल्टा है v। v की 1 से पहले वैल्यू बड़ी थी, 1 के बाद v डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। अब ठीक है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ r के, और e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू में। अब इसके बाद बारी आती है पोटेंशियल ड्यू टू और डाइपोल। ठीक है, तो डेरिवेशन तो है नहीं आपके, तो हम कुछ बातें समझ लेते हैं। एक तो इसका एक फॉर्मूला आता है आपका पोटेंशियल ड्यू टू और डाइपोल का। वो फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, डाइपोल कैसा है? ध्यान दो, डाइपोल कैसा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जरा समझना, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक ऐसे पॉइंट पर बैठा है जो सेंटर से एक एंगल थीटा बना रहा है, सेंटर से एंगल थीटा बना रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? v एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू, अब इसको आपने p नाम दिया, v एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू k q नॉट 2a। इसको आप चाहो तो बाद में बना सकते हो डाइपोल मोमेंट, स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दो, यहां पर ये a है आपका, ये a है आपका, और ये r है आपका। ठीक है, इस इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे होती है मैंने करा होती है, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है। अब इस फॉर्मूले एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल पोजीशन मतलब अगर यह है प्लस का क्यू, यह है माइनस का क्यू, तो यही है इसका एक्सियल। यहां बैठा है p, r कितना आ रहा है आपका? r आ रहा है ये, आपको समझना, a आ रहा है ये, है ना? तो ऐसे में आपको करना क्या है? थीटा कितना आ रहा है? 0। ठीक है, 0 वैल्यू यहां पुट कर दो, देखो जवाब क्या आता है आपका। v एक्सियल इज इक्वल्स टू k q नॉट 2a cos 0 1 होता है अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा तो यहां से v एक्सियल कितना निकलता दिखाई देता है आपको? k t बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर है r से, तो a का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा r के स्क्वायर से, तो v एक्सियल क्या आ जाएगा? k t बाय r स्क्वायर। दिख रहा है? ठीक है ना? अब तो ये तो बात है एक्सियल पोजीशन की, हम इससे एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 रख देंगे, लेकिन हम इक्वेटोरियल को एक और तरीके से देखते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाली थी, जरा हाँ 0 वही निकालो ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां पर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल लेते थे क्यू नॉट या क्यू जो आप कॉमन करें, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इसकी, है ना, और इसकी, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती थी, इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसकी डायरेक्शन तो आप कहोगे कि भैया ये क्या है? अंडर रूट, ये r है, ये a है, ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो v पॉजिटिव से क्या आएगा? k क्यू बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि r। और v नेगेटिव से क्या आएगा? k माइनस का q। याद रखना पोटेंशियल में चार्ज दिया जाता है, मैंने आपको लेसन 1 में बताया था, यहां पे चार्ज का साइन नहीं दिया जाता, बताया था ना। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो v नेट आ जाएगा। v नेट कितना आएगा? 0। बात क्लियर है?
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है, एक्सियल पोजीशन पे इतना होता है kp/r²। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर शेल लो, स्फेरिकल शेल, तो कितना होगा? तो स्फेरिकल शेल को देखा जाएगा। देखो स्फेरिकल शेल कैसे काम करता है। अब अगर मैं एक स्फेरिकल शेल लेता हूं, ऐसा स्फेरिकल शेल जो होलो है, खोखला है, अंदर मेटल नहीं है, अंदर मटेरियल नहीं है, चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये बात याद रखोगे, इस खोखली चीज के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज 0 है। क्यों? तो हमने कहा भैया एक काम करो, पहले इक्वल्स टू माइनस dV/dl। अगर मैं v को कांस्टेंट लेता हूं तो आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो आप उल्टी बात कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इस वजह से कांस्टेंट है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है? क्योंकि चार्ज 0 है। कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, तो आप कहोगे अंदर चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। फिर कोई तुमसे पूछे पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि ग्रेडियंट 0 है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये दो। सरफेस पे कितना है? ये तो था इनसाइड, बी एट सरफेस। सरफेस पे कितना है भैया? सरफेस पे आपका जो आर है वो आर के बराबर है, और यहां पर आपका जो पोटेंशियल आता है वो आता है मैक्सिमम के क्यू, फुल चार्ज। और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे स्फीयर के बाद, और अगर आर बड़ा होगा इस आर से तो वी कितना आएगा? वी इनसाइड कांस्टेंट, वी सरफेस वही कांस्टेंट, और मैक्सिमम भी। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वो क्या बनेगा? के क्यू बाय आर, ये आर, तो आर घटेगा, तो सरफेस से दूर जाते जाते गिरने लगेगा, इसका ग्राफ गिरने लगेगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ है क्या? आर के साथ, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का ग्राफ क्या है? जब तक आर तब तक तो कांस्टेंट लाइन, और उसके बाद ग्राफ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r से गिरता है। अंदर v कैसा रहेगा? कांस्टेंट। किसके लिए? होलो स्फेरिकल शेल के लिए। अगर स्फेरिकल शेल होलो है तो ये काम चलेगा, अगर होलो नहीं है तो क्या होगा? आओ, तो वो स्फेरिकल शेल अगर होलो नहीं है तो उसके अंदर चार्ज होगा। दूसरा कौन सा शेल है बेटा? सॉलिड शेल। सॉलिड के अंदर मटेरियल है, तो सॉलिड के अंदर चार्ज है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और पोटेंशियल वो भी है, तीनों चीजें। यहां से स्टार्ट करो और यहां तक देखो, ये वो आर डिस्टेंस जो रेडियस है, और ये बाहर का आउटसाइड, ठीक है। तो मैं क्या पूरा चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, उसके हिसाब से इनसाइड चार्ज क्यू डैश होगा। वो क्यू डैश कितना होगा वो तो पता लगाना है, क्योंकि वी निकालने के लिए मुझे चार्ज भी पता होना चाहिए। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद नहीं लूंगा। अब मैं ये स्फीयर है, इसका चार्ज क्यू डैश है, तो उसकी डेंसिटी सेम होगी, उसे हम कहते हैं चार्ज अपॉन में एरिया। ये कौन सा वॉल्यूम है? फुल। और एरिया कौन सा एरिया है? फुल एरिया। ये कौन सा एरिया है? इनसाइड रीजन,
का एरिया जो अंदर आ रहा है। अब क्यू डैश क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये के क्यू डैश के, ठीक है, क्यू डैश क्या, क्यू आर स्क्वायर बाय छोटा वाला आर, इस आर को इस आर से काट दो तो क्या आएगा, वी के क्यू बाय 1/r, 1/r दिखाई दे रहा है क्या बेटा, अरे हाँ अपॉन में तो कट गया, सही कह रहा है, मल्टीप्लाई में आर दिखाई दे रहा है, तो वी का आर के साथ क्या रिलेशन निकला बेटा, डायरेक्टली। किस वी का, इनसाइड, किस वी का, आउटसाइड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, सरफेस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। वी को अगर आप सरफेस लिखो तो सरफेस पे वी क्या आएगा, के क्यू बाय बड़ा आर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है अंदर कैसा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ बोल, वो तो ठीक है, वो तो 4.3 पाई आर क्यूब होगा ना, मैंने तो एरिया लिया यहाँ पर, एरिया वाइज चार्ज बांटा है, तुम कह रहे हो कि वॉल्यूम के हिसाब से बांटो, ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, रुको देख ली तो, हाँ देखा भैया कह रहा है इसको वॉल्यूम, ठीक है, एरिया मतलब फिर ये वॉल्यूम ही लो, अब ठीक है 4.3 बाई आर क्यूब, एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा इसको, तो यहां जो बाहर बचेगा वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के साथ तो ये रिलेशन आएगा, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, अभी आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब बात आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, नाम से पता चल रहा है ऐसी सरफेस जहां पे सेम पोटेंशियल वाली सरफेस, ठीक। अब सेम पोटेंशियल वाली सरफेस तो मिल गई हमें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, वर्क डन क्या होगा, जीरो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, किससे नॉर्मल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस तुम्हारे हिसाब से क्या होगी, ये पॉइंट से सबको मिला दो तो ये बन जाएगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बन जाएगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसी अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होती, फिर वो बराबर के पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हो तो पैरेलल हो जाती है, ये अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो उन पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी आपको। ये ऐसा लगता है कि ये इसको पेनिट्रेट करती हुई जा रही है, भेजती हुई जा रही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस पे है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाई और जेड पे होगी, याद रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस पे और
अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो यहां का पोटेंशियल अगर V है, यहां का V प्लस dV है, यहां का V प्लस 2dV है, तो हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है उस डिफरेंस को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाय dz। क्या? लेंथ के साथ ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अब मान लो दो ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है। अब ये बात ठीक है, देखना जरा समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे निकलकर इसमें जाएगी, ये बात ठीक है या नहीं? और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, गलत हो तो टोको, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी, ठीक है, तो इस तरीके से बनी है। अगर दो अपोजिट चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस हो तो बनाते हैं, बस कर दियो। हाँ, सिमिलर चार्जेस देखो, सिमिलर चार्जेस में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये बनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चेक करो, ठीक है। बीच की तरफ आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गैप बढ़ता जा रहा है, अगर सॉरी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप बढ़ता जा रहा है, ये लो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ध्यान रखना। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे वर्क डन 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लोकस है उन सभी पॉइंट्स का जहां पर पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देख लिया दोनों में, सॉलिड स्फीयर में भी। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं जरा उस पर ध्यान दो। पोटेंशियल क्या निकला आपका? के क्यू बार आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? के क्यू बार आर। क्या निकली? डीवी बाय डीएल नेगेटिव का, ठीक है। अच्छा, वर्क डन क्या निकला है? वी क्यू, क्यू नॉट लिखना चाहो तो वो लिख लेते, तो यहां से वी क्या निकलता है? वर्क डन बाय चार्ज। तो क्या तुम बोल सकते हो कि यहां से भी पोटेंशियल की यूनिट बन जाएगी? पोटेंशियल लग रहा है आपको? dv इज इक्वल्स टू ई डॉट dl। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, बोलो। और इसकी क्या है? मीटर। अब जरा यहां से जो निकली थी वो देखना, इसकी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी क्यों ही रहेगा? न्यूटन मीटर पर कूलम। मिल आ गई? तो ये तो यूनिट समझने के लिए बता दिया आपको। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे भी ध्यान दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैंने यू से दिखाया था वो क्या होती है? के Q1 Q2 बाय आर, ये होती है। ये तब होती है जब दो चार्जेस के बीच में निकाली जाए। ये रहा Q1 चार्ज, ये रहा Q2 चार्ज, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U1 U2।
या U221, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको? बोलो। फिर मैं कह रहा हूं बाहर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आपके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो एक आएगी U1, एक आएगी U2 और एक आएगी U122। अब तुम कहोगे U1 क्या है? U1 है वही वर्क डन। वर्क डन क्या है? वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज, ठीक है। तो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दी होगी, तभी तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर दिखाई क्वेश्चन ने। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में Q1, U1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में Q1 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस R1, ऐसे ये निकला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में Q2 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस R2, और 1 to 2 का क्या है? K Q1 Q2 by R। ये तीन तरीके की एनर्जीज जोड़ दो तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, U टोटल। यहां लिख रहा हूं, देखना, U टोटल इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो इससे सॉल्व होता है। मैं देखता हूं कौन सा है। एग्जाम्पल 2.5 जरूर करेंगे, इस पूरे को करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, और वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, जैसे अभी एक्सटर्नल फील्ड बना के दिखाई, और उस एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखा हो, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? पहले तो इस बात पे ध्यान दो। ये एक डाइपोल है, ये बाहर से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब होगा क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव, और ये इस तरीके से घूम जाएगा, घूम जाएगा। इसकी अगली फिगर क्या बनेगी? देखना, ये इस स्टेज में आ जाएगा, अपने आप को अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, ठीक है। यहां पे है प्लस का चार्ज, यहां पे है माइनस का चार्ज, यहां आ चुका है माइनस क्यू प्लस की तरफ और प्लस क्यू माइनस की तरफ, ठीक है। इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो आप। इक्विलिब्रियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये उल्टा होता, प्लस के सामने प्लस माइनस के सामने माइनस, तो इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती। अब इसके लिए एंगल दे देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि एंगल क्या होना चाहिए। वो कहते हैं इसको आप एंगल मान लो थीटा इक्वल्स टू 0 स्टेबल के लिए, और इसके लिए मान लो आप 180, ठीक है। अब यहां पर जब ये इधर आता है तो एक फोर्स लग रही है, उधर जाता है तो एक फोर्स लग रही है। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये फोर्स है नेगेटिव की और ये फोर्स है पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की फोर्स क्या है? क्यू ई, और नेगेटिव की फोर्स क्या है? माइनस क्यू ई। तो फोर्स नेट क्या आएगी? एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव आएगी, वो आएगी 0। एक बार चेक करो इस बात को कि क्या नेट फोर्स 0 आ रही है। एक बार चेक करो इस बात को कि क्या नेट फोर्स 0 आ रही है। और अगर नेट फोर्स तो यहां पर ये घूम रहा है, जिसका सेंटर नहीं डिस्प्लेस कर रहा लेकिन ये घूम रहा है, तो इसको हम टॉर्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉर्क। पहले तो टॉर्क के बारे में सीख लो, फिर आगे बात करेंगे। टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल। ये 11th क्लास में पढ़ा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ
क्रॉस एस, डॉट एस होता है तो वर्क डन होता है, क्रॉस एस होता है तो टॉर्क होता है। एफ एस साइन थीटा भी कह सकते हो आप इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए थीटा 90 हो जाता है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता साइन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये निकालो, टॉर्क कैसे निकाले? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल लिया और इस डाइपोल को समझा, ये है वो डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लेंथ है किसकी? डाइपोल की। आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसको नाम दे दो आप एबीसी, अपॉन में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? 2a साइन थीटा, ठीक है, खत्म। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है? क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a साइन थीटा, क्यू को 2a के साथ रखो, क्या बनेगा? तो टॉर्क आ गया आपका पी ई साइन थीटा। इस बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर की फॉर्म में टॉर्क बनेगा P क्रॉस E। अब जरा ध्यान देना, अगर ये I हुआ, ये J हुआ, तो जवाब इसका उल्टा, अगर ये J हुआ और ये I हुआ, तो जवाब क्या आएगा? Z ही आएगा, लेकिन K माइनस का हो जाएगा। याद रखना, I को अगर तुम J के साथ मल्टीप्लाई करते हो, J को K के साथ मल्टीप्लाई करते हो, K को I के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आता है, K को J के साथ करते हो, J को I के साथ करते हो तो नेगेटिव आता है। इस बात को समझो। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां से टॉर्क क्या निकला आपका? टॉर्क अगर आपको एक्स एक्सिस में चाहिए, आई कैप के साथ चाहिए, तो आप एक्स एक्सिस के लिए जे और के को मल्टीप्लाई करोगे, जे और के को। अगर टॉर्क आपको वाई एक्सिस में चाहिए तो के और आई को। अब क्वेश्चन में देखना आपको क्या मिलता है। और टॉर्क अगर आपको जेड एक्सिस में चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करोगे? आई और जे को, ठीक है। और यहां टॉर्क एक्स माइनस टॉर्क आई के बराबर नहीं होता, नेगेटिव साइन चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको माइनस टॉर्क एक्स आई चाहिए तो पी जेड के मल्टीप्लाई होगा ई वाई जे के साथ। इसको समझो, कंपेयर करो, तो तीन सेटेबल है तो तीन माइनस वाले भी बनेंगे। ये तो टॉर्क हुआ। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार टॉर्क आ गया तो उससे वर्क डन आ जाएगा। हाँ, कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, इसे एनालॉग बोलते हैं, रोटेशनल और लीनियर मोशन का। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वर्क डन हो सकता है? ये तो लीनियरली है,
लीनियरली ये होता है। तो क्या वर्क डन हो सकता है फोर्स की जगह टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट? टॉर्क क्या है? टॉर्क अभी तो बताया पीई साइन थीटा, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क डन क्या आएगा? पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैंने नेगेटिव साइन अंदर ले लिया सीधा ही। इसी से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। किसके इक्वल होता है? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के। अब यहां तक बात को समझो, फिर स्टेबल अनस्टेबल वाली बात करते हैं। अब अगर टॉर्क रोटेट कर रहा है, टॉर्क रोटेट करता है थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 से, थीटा 1 0 तो कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा? 1। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। मैं थीटा 2 को क्या ले रहा हूं? थीटा। अब क्या क्या हो सकता है? हो सकता है थीटा 2 0 डिग्री हो, मतलब वहीं का वहीं। तो पीई साइन 0 साइन थीटा। वर्क डन क्या लगेगा? वर्क डन क्या आएगा? 0 हो जाएगा मिनिमम। अगर थीटा 2, इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर थीटा 2 90 हो, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही और डाइपोल भी है ही। अब थीटा 90 हो तो थीटा 2 90 है, टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम पी साइन 90, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पी साइन 90 का मतलब कितना हुआ? फुल पी आ गया। और वर्क डन कितना लगेगा? 0। पीई 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 वर्क डन बराबर यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस 90। सिर्फ कॉस 90 0 होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? पीई। अगला, अगर थीटा 180 हो तो अनस्टेबल, और अनस्टेबल में वर्क डन क्या आएगा? U बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 जानते हैं कितना होता है? तो पीई 1 माइनस -1, ये तो डबल हो गया मैक्सिमम। वर्क डन कितना आया? 2 पीई मैक्सिमम। ध्यान दो, चेक करो, दिख रहा है। अब बारी आती है कैपेसिटेंस की। देखो, हमने एक केस लिया इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का, जो हमने लेसन 1 में पढ़ा था, जिसमें उसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो आप जानते हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने इसके साथ में एक और शीट रखी जिसका मैग्नीट्यूड सेम था, चार्ज दूसरा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस शीट की, ये इस शीट की। पहले इस केस को समझो। ये नेगेटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। इस केस के अंदर हमने देखा ये पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन, ये दूसरा रीजन है, सेकंड रीजन,
ये तीसरा रीजन है। थर्ड रीजन, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0, ऐड करके देख लेना। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0 और थर्ड केस में, और सेकंड में आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं नाम दे रहा हूं E1, E2, E3। E2 कितनी आई? इन दोनों का जोड़, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में ऐड करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आई 0 और सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जुड़ गई और आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बीच में रह गई। ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आ जाए चार्ज को स्टोर कर सकता है। चार्ज को स्टोर करने वाले सिस्टम को बोलते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है चार्ज को। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या भी सोच के बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। अब मैंने कहा मान लो एक चार्ज शीट है, पॉजिटिवली चार्ज शीट, ठीक है, उसके नजदीक मैं एक न्यूट्रल शीट लाता हूं। कैसी शीट है? न्यूट्रल कंडक्टिंग शीट। धीरे 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 इसके दायरे में लाता हूं तो ये उसे इंड्यूस करने लगता है। पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज को इंड्यूस करती है। इसका दूसरा एंड जो था वहां पर पॉजिटिव इंडक्शन होती है, लेकिन उसको तो मैंने अर्थ कर रखा है। एक ऐसा सिस्टम सेटअप होता है जिसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगती है और इस सिस्टम का पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है, पोटेंशियल गिरने लगता है। पोटेंशियल गिरने की वजह से यहां पर चार्ज के स्टोर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कब बनता है? जब मैं एक चार्ज्ड प्लेट या चार्ज कंडक्टर के नजदीक एक न्यूट्रल कंडक्टर लाता हूं जिसका दूसरा एंड अर्थ हो, जिससे दोनों कंडक्टर्स पे आ जाए, एक पे प्लस का एक पे माइनस का। एक बात। दूसरी बात, दोनों पे जो अपोजिट साइन का चार्ज आया है वो इक्वल और अपोजिट हो, सेम हो, कर दिया। अब इसके बाद जो यहां पर चीज स्टोर होगी वो होगी चार्ज, और चार्ज के स्टोर होने की कैपेसिटी को समझाएगा कैपेसिटेंस। तो ये पहला पेज हुआ है जो जिसको हमने जोड़ दिया फर्स्ट चैप्टर से। और वो कहां निकाला था हमने? गॉस थ्योरम में। तो सबसे पहले हमने ये सिस्टम समझा, फिर हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल की और स्टोर करती है एक कांस्टेंट चीज चार्ज को। तो यहां पर ये कांस्टेंट बन गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, C इक्वल्स टू क्यू हमारा फॉर्मूला आया, या आप इसको कह सकते हो Q इक्वल टू C। एक ही बात है बस। उसके बाद हमने आपसे बात करी कि भैया कैपेसिटेंस को और किसी चीज पे भी देखा जा सकता है। देखते, पहली बात C इक्वल्स टू क्यू वी है। V को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से ऊपर आ जाता है, तो C का एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या रिलेशन आ गया? डायरेक्ट। C वैक्यूम के लिए इस पे डिपेंड करता है, मीडियम के लिए इस पे डिपेंड करता होगा। मैं जानता हूं एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो Cm बाय Cv भी वही हो जाएगा, क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया डाइलेक्ट्रिक तो आपने बता दिया, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? आ जाओ कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले क्या है ये? पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पोलर चीज। पोलर चीज वो होती है जिसके ऊपर पोलैरिटी होती है, प्लस से माइनस तक की पोलैरिटी। अगर ये सब एक के साथ एक ऐसे मिलके अलाइन हो जाए और प्लस माइनस का एक ब्रिज बन जाए, तो हम देखेंगे अंदर के प्लस माइनस एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन कोने का प्लस बच जाता है और कोने का माइनस बच जाता है। इस सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ रही है, इसके हम इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। यहां पर चार्ज स्टे करता है, चार्ज डिस्प्लेस करता है, चार्ज स्टे करता है। इसका मतलब है कंडक्टर तो नहीं है, ये कंडक्टर तो कतई नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है।
क्योंकि चार्ज को अपनी सतह पे रुकने देता है, स्टे करने देता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी। जी हाँ, डाइलेक्ट्रिक पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। सी बढ़ता है डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से। ठीक है, कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ये दो प्लेट है, इनके बीच में चार्ज रहना चाहता, आपने कहा भैया ये चार्ज ही रहना, दूर दूर रहता है। क्यों? यहां वैक्यूम है, वैक्यूम बहुत कम फोर्स लगाता है, बहुत कम फोर्स लगाता है। क्यों कम लगाता है? क्योंकि फोर्स का इनवर्स रिलेशन है एप्सिलॉन के साथ। अगर मैं इस एप्सिलॉन को k टाइम्स बढ़ा दूं, k टाइम्स कैसे बढ़ा दूंगा? k से मल्टीप्लाई करके। हाँ, k से मल्टीप्लाई तभी करूंगा जब मैं इस फॉर्मूले को समझूंगा। अब बताओ, मीडियम का एप्सिलॉन कितना है? k टाइम्स नहीं है नोट का। तो अगर मुझे k टाइम्स बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर कोई मीडियम भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई मीडियम भरना पड़ेगा। अगर मैं इस प्लेट के बीच में कोई मीडियम भरता हूं, अगर मैं इस प्लेट के बीच में कोई मीडियम भरता हूं, तो वो मीडियम इन चार्जेस को नजदीक ले आएगा। और अगर ये चार्जेस इस तरीके से नजदीक आने लग गए ना, तो फोर्स कम होने लगेगी। तो मीडियम k टाइम्स इंक्रीज करता है तो फोर्स k टाइम डिक्रीज कर जाती है। और फोर्स अगर डिक्रीज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज करे, पोटेंशियल अगर डिक्रीज करे, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। एक और चीज आप जानते हो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक। और रिलेटिव परमिटिविटी होती है EM by E नॉट। EM by E नॉट क्या होता है? F नॉट by FM, E नॉट by EM। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स आ गई, पोटेंशियल नॉट बाय पोटेंशियल एम। लेकिन सी के साथ देखो उल्टा रिलेशन है। सिर्फ एक सी है जो एप्सिलॉन के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, याद रखोगे। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, बाकी सब इनवर्स रखते हैं। तो अगर आप किसी दो पैरेलल प्लेट के बीच में, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, फोर्स घटेगी, सब घटेगा। ठीक है, अब ये एक टाइप है जो आपके कोर्स में आता है, जिसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम ये दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं जिनका एरिया हमारे पास डिफाइंड होता है। ए, ये इस तरीके की शीट्स होती हैं, उनका एरिया हमारे पास पहले से, उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास डिफाइंड होता है डी। इनके बीच में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुछ मीडियम नहीं भरा है। कौन भरा हुआ है यहाँ पे? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसे खाली जगह होती है, कुछ भरा नहीं होता। तो कैपेसिटेंस क्या आएगी इसकी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर मैं इसमें कोई मीडियम भर दूं, अगर मैं इसमें कोई मीडियम भर दूं, पूरा के मीडियम भर दूं, तो कैपेसिटेंस क्या आएगी? तो कैपेसिटेंस आएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सी डैश क्या आ जाएगा? के सी ओरिजिनल। अब उसको चाहो तो सी नॉट कह सकते हो। ठीक है, ये मीडियम ऐसा भी भरा जा सकता है। देखो, ये आपकी पैरेलल प्लेट्स है, इनके बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया एक मीडियम जिसकी चौड़ाई है टी।
ठीक है, सबसे पहले यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पे एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जो पुरानी है ई, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ई डैश। ये अब आप ये समझ लो कि ई नेट क्या होता है आपका, ओरिजिनल माइनस ई डैश, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डैश। अब सी क्या आएगा आपका, सी आएगा अब के टाइम्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उससे डिफरेंस आएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब वैल्यू रखते रहो इस टी की और आपके पास जवाब आते रहेंगे। टी क्या है, बिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना रखकर यहां पे एक कंडक्टिंग स्लैब रख देता, क्या रख देता, कंडक्टिंग स्लैब, तो कंडक्टिंग स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये बात याद रखना। ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, फुल ई। ई नेट क्या आता, कुछ घटकर आता, होता ई ही लेकिन अब वैल्यू कम हो जाती। और सी क्या आता, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये वाली चीज नहीं आती। ठीक है, अगर कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते तो। अच्छा, अब अगर आपको स्लैब इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके दी जाए, इसका हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1, इसका हो K2, एरिया दोनों का ए हो, जो विड्थ है उसको आधा आधा कर दो, जो गैप है d/2 बस। तो C1 क्या आएगा, C1 होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C होता है ना, A तो पूरा है लेकिन D आधा हो गया और ये K1 टाइम्स हो गया। C2 क्या आएगा, बस। ठीक है, C1 C2 आ गया। अब जरा अगर ध्यान दो, ये प्लस है, इससे यहां माइनस आएगा, ये सीरीज में, ये केस है सीरीज का, तो सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 जोड़ दो, 1/C आ जाएगा। ये कर लोगे या करके दिखाओ, ये हो जाएगा। इसी तरीके से पैरेलल में होगा, पैरेलल, पैरेलल में इसका K1 इसका K2, D सेम है, एरिया आधा हो जाएगा। तो C1 क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, C2 क्या आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D, और इस बार C क्या आएगा, C1 प्लस C2। दोनों को देखो फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान दो, अब एक बार फिर से कैपेसिटर देख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पहला कैपेसिटर आपका खाली, और कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि एरिया, प्लेट की एरिया जितनी बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डी जितना बढ़ाओगे उतनी कैपेसिटेंस घटेगी। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कम करो और ये एरिया बढ़ाओ प्लेट का, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इसके अंदर जो मीडियम भरोगे उसके हिसाब से कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पहला। दूसरा केस, इसके अंदर मीडियम भर ही दो, मैंने भर दिया,
के कांस्टेंट का, तो उसी के हिसाब से सी डैश हो जाएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बस उसके बाद अगर ये पूरा ना भरा होता तो कितना भरा होता, इसकी विड्थ होती टी, तो क्या होता, तो सी डैश होता एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। याद रहेगा। अब ये टी आपकी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए आपके। सीरीज पहले बता तो दिया, उसको कुछ खास नहीं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में क्या आता है आपका, अगर ये प्लेट्स ऐसे सीरीज में लगी है, सीरीज का मतलब क्या है, ये प्लस माइनस का सीरीज है, ठीक है। तो इसमें चार्ज रिमेन कांस्टेंट और पोटेंशियल इज एडिटिव, याद रहेगा। और कैपेसिटेंस इनवर्सली एडिटिव, उनके इनवर्स ऐड होंगे, याद रहेगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो तो पैरेलल में क्या होगा, अब पैरेलल में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सारे पॉजिटिव एक दूसरे के साथ साथ आ गए तो बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा। अभी बताया था एरिया बढ़ने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है, यहां पर भी यही होगा। यहां पर चार्ज क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल क्या होगा, ओ सॉरी चार्ज होगा, चार्ज यहां से बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3 एडिटिव बन जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। और C पैरेलल का सीधा सीधा जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि आप उसको बड़ा पॉजिटिव, उसको बड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें भी आप डाइलेक्ट्रिक बढ़ सकते हो, बिल्कुल में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कॉम्बिनेशंस आप रजिस्टर में देख लेना, जो रेजिस्टेंस के कराए थे, वन शॉट में उसको मैं नहीं डाल रहा। अब बारी आती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। देखो डस्टर, देखो टॉपिक देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहां एनर्जी क्या थी आपकी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए बेटा, यही है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अभी तो बताया था क्यू का मतलब क्या होता है, सीवी। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोल लो या ये बोल लो, बात एक ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को आप वर्क डन की टर्म में निकाल सकते हो, वो जो जैसे हम पहले पिछले करते आ रहे हैं। देखते कैसे, वर्क डन क्या होता है, V इंटू डी क्यू, और यहां से V क्या दिखाई दे रहा है आपको, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी, जरा रखना। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, Q को इंटीग्रेशन हो जाएगा Q बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2, वन अपॉन सी तो है ही। तो एनर्जी क्या आई, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। पोटेंशियल एनर्जी को फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, E इज इक्वल्स टू हाफ, सी की वैल्यू क्या है आपकी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और V की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, है ना।
अब यहां पर क्या क्या चीजें घट रही जरा उस पर ध्यान दो। एक तो डी गया, इससे तो बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए को अलग ले लो और जो बचा हुआ डी उसको अलग ले लो, एटी। क्या एटी वॉल्यूम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ओ सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी को यू से दिखा लो बेटा, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। ऐसे हमने 6 चैप्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी को दिखाया था। ये छोटा यू से दिखाई जाती है, छोटा यू ई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको और देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। समझो इसको। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। देखो किस टर्म में बात कर रहे हैं एनर्जी की, जरा ध्यान देना। एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, फिर हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा क्यू की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या होती है, वी की, क्यू बाय सी, वो तो फिर तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाय सी आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की क्यू बाय वी, तो यहां से क्या आएगी एनर्जी, हाफ क्यू वी। अब डिपेंड करता है किस तरीके का न्यूमेरिकल है। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया तो वो लगाओ, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो वो लगाओ, और चार्ज और वोल्टेज दिया तो वो लगाओ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको कैपेसिटेंस दी हुई है और पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, मान लो V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है, एनर्जी क्यू है, इसका एनर्जी निकालो, तो एनर्जी क्या आएगी, हाफ क्यू वी। अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं, ये बैटरी थी, बैटरी को रिप्लेस कर दूं एक कैपेसिटर से, ठीक है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो क्या होगा, चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, और जो आपकी नई एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ क्यू नई वाला, पोटेंशियल भी नए वाला, चार्ज भी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी क्या आएगी उसको चेक करो। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनली एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू बाय टू वी बाय टू, यही है ना। यही बच्चे भूल जाते हैं कि अब कैपेसिटर 2 हो गए, कितने हो गए, अब बोलो, ये देख दिया, ध्यान दिया था ना, इसी को ध्यान देना। अब चेंज इन एनर्जी कितनी लगेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितनी है 1/4 क्यूवी, और ये कितने 1/2 क्यूवी, 1/4 क्यूवी माइनस 1/2 क्यूवी। अब कोई क्या, मैं तो 1/2 क्यूवी बाहर दूंगा क्योंकि पुरानी थी, मुझे पता थी कितने थी, तो डेल्टा ई या चेंज इन एनर्जी कितनी आई, आधी जो थी ओरिजिनली। समझे, दो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है और एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 10वां 11वां 10वां 11वां कुछ करके क्वेश्चन है, दोनों के ही, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको।